अच्छा जी, यहाँ पे हाँ, देख लें, ये जो है आने तो ना, दे सबको, रुक जाए ना। बाद में रिकॉर्डिंग देख लेंगे यार, मुझे जाना है फिर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देख लें, ट्रेड रिसीवेबल्स जो है ना, ये टर्म्स लिखी हुई है पुरानी और ये नई टर्म्स है। तो अगर इन दोनों में से कुछ भी वो बोल दे तो मतलब एक ही है, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा कि सर ये क्या आ गया, ये तो हमें पढ़ा ही नहीं था, आपने बताया ही नहीं था। तो नहीं भाई, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ये एक ही चीज है। नेट लॉस बोलते हैं, लॉस फॉर द ईयर भी बोल सकते हैं, परचेजेस को ऑर्डिनरी गुड परचेज भी बोल सकते हैं, कैपिटल को इक्विटी भी बोल सकते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस को फाइनेंस कॉस्ट भी बोल सकते हैं। ये याद रख लीजिएगा, इनका मतलब एक ही होता है। स्टॉक को इन्वेंट्री भी बोलते हैं। ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। अच्छा, अकाउंटिंग साइकिल्स क्या होता है भाई? सबसे पहला जो हमारा प्रोसेस होता है ना अकाउंटिंग साइकिल का, दैट इज टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इन डे बुक। डे बुक आपके सिलेबस में 5 डे बुक्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक तो सेल्स डे बुक, जिसमें आप सारी क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करते हो ताकि एक टोटल फिगर मिल जाए आपको क्रेडिट सेल्स। फिर आ जाती है आपकी परचेजेस डे बुक, जिसमें सारी क्रेडिट परचेजेस रिकॉर्ड होती हैं, जितनी भी उधार पे आप परचेजेस करो। सेल्स इनवर्ड या सेल्स रिटर्न डे बुक, जो भी आपने गुड्स रिटर्न कस्टमर ने किए होते हैं आपको, वो सारे इस डे बुक में चला चला जाता है। बस ये मुझे एक टोटल फिगर बता दे। इसी तरह परचेज रिटर्न डे बुक और कैश बुक, अब जो भी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है ना, वो आपकी कैश बुक में रिकॉर्ड होगी। ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ कि यार मैंने रिसीट्स किए हैं कैश, तो कैश डेबिट। और अगर मैं सेल्स से रिसीट कर रहा हूँ कैश, तो कैश डेबिट हो जाएगा, सेल्स क्रेडिट हो जाएगा। अगर मैं परचेजेस कर रहा हूँ आया कैश, तो हम बोलेंगे कि यार परचेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट। तो ये आप जो भी कैश वाली ट्रांजेक्शन होती है ना आपकी, कैश या बैंक वाली, वो आप कैश बुक में रिकॉर्ड करें, चाहे वो रिसीट हो या पेमेंट हो। इसीलिए यहाँ पे लिखे ऑल ट्रांजेक्शंस व्हिच रिलेट्स टू रिसीट्स एंड पेमेंट्स थ्रू कैश और चेक, कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे हम? कैश बुक में। और बाकी जो रिमेनिंग जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं वो आपकी जनरल जर्नल में जाते हैं, जैसे नॉन करेंट एसेट परचेज कर लिया वगैरह, बेड डेट को राइट ऑफ करना, वो सब आपकी कहाँ पे रिकॉर्ड होगी? जनरल जर्नल में। ये बस याद रखना, मेन आपकी 5 तरह की होती है: कैश बुक, सेल्स डे बुक, परचेज डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक। अच्छा, अब एक और चीज समझना, एक नई टर्मिनोलॉजी है, एक नया जो है ना, क्या कहते हैं, आया है, जो कि है आपका सेल्स लेजर, सेल्स लेजर वर्सेस सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये याद रखना है आप लोगों ने कि सेल्स लेजर और सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में डिफरेंस है। जो हम एक इंडिविजुअल क्रेडिट कस्टमर का अकाउंट बनाते हैं, वो आपका सेल्स लेजर कहलाता है। ठीक है। जो मैं एक इंडिविजुअल क्रेडिट कस्टमर का अकाउंट बनाऊंगा, वो मेरा सेल्स लेजर कहलाएगा। और जो टोटल बनाया जाएगा, यानी कि सारे ट्रेड रिसीवेबल्स का, सारे क्रेडिट कस्टमर का जो अकाउंट बनाया जाएगा, वो आपका सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट होता है। ये फर्क याद रखिएगा। सेल्स लेजर इज अकाउंट फॉर ए इंडिविजुअल क्रेडिट कस्टमर। जैसे फर्स्ट कर लें, मैं बोलूं यार मेरे पास 3 क्रेडिट कस्टमर्स हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। अगर मैं मिस्टर ए का अलग से अकाउंट बनाऊंगा तो वो सेल्स लेजर कहलाए होगा। वो भी सेम अकाउंट ही बनेगा ट्रेड रिसीवेबल का। डेबिट साइड पर ट्रेड रिसीवेबल बढ़ते हैं तो हम वहां पे रिकॉर्ड करेंगे, कम होते हैं तो हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। और अगर मैं मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी का एक क्यूमुलेटिव अकाउंट बना लूं, जिसमें मैं सारी क्रेडिट सेल्स, मैं सारा जो है क्या कहते हैं डिस्काउंट अलाउड, रिसीट्स फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर एक साथ रिकॉर्ड कर लूं, तो वो मैं रिकॉर्ड करूंगा सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में। सिमिलरली परचेज लेजर भी ऐसे होता है कि अगर मैं एक क्रेडिट सप्लायर का बनाऊं, सिर्फ एक बंदे का, तो परचेज लेजर बनाऊंगा। अगर क्यूमुलेट करके सारे क्रेडिट सप्लायर्स का अकाउंट बना लूं, अपनी पूरी ट्रेड पेबल्स का एक साथ अकाउंट बना लूं, तो वो परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट कहलाया जाता है। ये एमसीक्यू में पूछ सकता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, बात वो एक ही है, बनाने का तरीका दोनों का एक ही है, फर्क जो डिफरेंस होता है वो मैंने अभी आपको बता दिया। माजिया भाई क्लियर है? जी सर। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि बेड डेट क्या होता है। भाई कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो हमें डेट्स पे नहीं कर पाते, जो हमें पैसे वापस नहीं कर पाते, तो उनको हम एज एक्सपेंसेस लॉस रिकॉर्ड कर लेते हैं। मैं बोलूंगा यार मैं अपने ट्रेड रिसीवेबल को उस अमाउंट से डिक्रीज कर दूंगा, इसीलिए इनको बैड डेट कहा जाता है। जैसे फर्स्ट कर लें, एक बंदा था जिसने मुझसे परचेजेस करी, गुड्स परचेज किए $100 के,
और उसने बोला पेमेंट मैं अभी नहीं कर रहा, पेमेंट मैं आपको 3 महीने बाद करूंगा। 3 महीने गुजर गए, मैं उस बंदे के पीछे गया, मैं उसकी दुकान पे गया, वर्कशॉप पे गया, मैंने जाके पूछा कि भाई ये बंदा किधर गायब है, वो पता चला वो तो है ही नहीं, किसी को पता ही नहीं है। तो अब मैंने कहा यार इतना छोटा सा अमाउंट है $100, अब इसके लिए मैं कहाँ उसके पीछे भागूं, इससे बेहतर है कि मैं इसको एक्सपेंस आउट कर दूं। तो जब भी आप बैड डेट रिकॉर्ड कर रहे होगे, आप अपने ट्रेड रिसीवेबल्स को डिक्रीज कर दोगे, कम कर दोगे। बैड डेट की एंट्री होती है बैड डेट एक्सपेंस डेबिट ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट, क्योंकि मैं ट्रेड रिसीवेबल्स को डिक्रीज कर रहा हूं, मैं ट्रेड रिसीवेबल्स को कम कर रहा हूं, इसीलिए इन डेट्स को हम बोलते हैं इररिकवरेबल डेट, जो मुझे रिकवर नहीं होंगी, अब वापस नहीं मिलेगा ये अमाउंट, इसीलिए इनको कहा जाता है इररिकवरेबल डेट्स। अच्छा, अब आगे चलते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या होता है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब ये होता है, ये कुछ कस्टमर्स हैं जिनसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि शायद ये मेरे पैसे वापस नहीं करेंगे। दीज आर एस्टिमेटेड बैड डेट, और इनको हम रिकॉर्ड करते हैं वाया प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था ना, वो हमें यही कहता है कि यार एस्टिमेटेड लॉसेस को आप रिकॉर्ड करोगे, एस्टिमेटेड गेन्स को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये एस्टिमेटेड बेसिस पे हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल भी दी हुई है, वो बोल रहे हैं कि भाई ट्रेड रिसीवेबल्स जो बैड डेट वगैरह सब सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास जो नेट ट्रेड रिसीवेबल्स थे वो थे 60,000, ठीक है, जिसमें मैंने 5% का प्रोविजन क्रिएट करने, तो 60,000 पे 5% मैंने लगाया, तो मेरे पास आ गया 3,000, ठीक है। अब ये जो 3,000 होगा ना, ये मेरा होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अमाउंट। अब फर्ज कर लें कि पिछले साल या जो पुराना प्रोविजन था वो लेट्स सपोज 4,000 था और अब 3,000 हो गया, यानी कि दिस इज डिक्रीज इन प्रोविजन। जब भी मेरा प्रोविजन डिक्रीज हो रहा होगा तो मैं उसको इनकम स्टेटमेंट में अदर इनकम्स में रिकॉर्ड करूंगा। अगर प्रोविजन मेरा डिक्रीज होता है तो मैं इनकम स्टेटमेंट में अदर इनकम में रिकॉर्ड करूंगा। क्लियर है? यहां तक सबको बात समझ आई? जी बेटा। अच्छा जी, एक एंट्री भी है वो भी रिकॉर्ड कर लें, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की। ये एमसीक्यू में पूछ सकता है आपसे, रिकॉर्ड कर लें। इफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डिक्रीजेस, इफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डिक्रीजेस, तो हम एंट्री पास करेंगे इफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डिक्रीजेस, तो हम एंट्री पास करेंगे, यहां पे मैं लिख भी देता हूं आपके साथ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट और इनकम स्टेटमेंट, ये याद कर लें आप लोग, क्रेडिट। इफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डिक्रीजेस, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट, इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट, अगर डिक्रीज हो रहा है। सही है? मैंने क्या बोला, मैंने कहा यार मेरा इस साल का प्रोविजन आया 3,000, पिछले साल का प्रोविजन था 4,000, 1,000 से डिक्रीज हो गया, तो मैं क्या करूंगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को डेबिट कर दूंगा और इनकम स्टेटमेंट को क्रेडिट कर दूंगा। और अगर इंक्रीज होता है तो इसकी ऑपोजिट एंट्री पास हो जाएगी। इसकी ऑपोजिट एंट्री क्या पास होगी, फिर मैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को क्रेडिट कर दूंगा और इनकम स्टेटमेंट को डेबिट कर दूंगा। क्लियर है? यहां तक बात समझ आई? सर एक बच्चों, हाँ बोलो मुसव्विर। सर ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमारा क्या है, ये एक्सपेंस है? यार देखो, अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज होता है तो वो मेरा एक्सपेंस है, तो मैं उसको एक्सपेंस में रिकॉर्ड करूंगा। अगर डिक्रीज होता है तो मैं उसको इनकम में रिकॉर्ड करूंगा। समझ आई बात? सही सही। और इधर मैं पता है क्या कर रहा हूँ, इधर मैं प्रोविजन को ट्रांसफर कर रहा हूँ टू इनकम स्टेटमेंट। सिर्फ ट्रांसफर करने वाली आपको एंट्री पता होनी चाहिए, दैट्स इट। ओ लेवल तक इतना ही है। तो जब हम ट्रांसफर करते हैं तो मैं अगर डिक्रीज होता है मेरा प्रोविजन तो मैं पीएफडीडी को डेबिट कर दूंगा, इनकम स्टेटमेंट को क्रेडिट कर दूंगा। अगर इंक्रीज होता है तो इनकम स्टेटमेंट डेबिट, पीएफडीडी क्रेडिट। ठीक है जी, आगे बढ़े। Sir, wait, but there's this one MCQ in which
it says that the provision for doubtful debt is being reduced by 500, and I debited provision for doubtful debt and credit trade receivables, but in the MCQ it says it's wrong. Why? नहीं, ट्रेड रिसीवेबल्स नहीं, ट्रेड रिसीवेबल्स को क्यों करेंगी आप? इनकम स्टेटमेंट को करेंगे ना बेटा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का ट्रेड रिसीवेबल्स से क्या ताल्लुक? फिर उसमें कोई और एडजस्टमेंट या तो हो रही होगी, क्योंकि मैंने अभी बोला है कि अगर डिक्रीज हो रहा होता है तो मैं ट्रांसफर करता हूँ इनकम स्टेटमेंट में, तो मैं फिर जो अकाउंट प्रिपेयर करूंगा वो इस साल का करूंगा, तभी मैं ट्रांसफर करूंगा ना इनकम स्टेटमेंट में। तो फिर इसकी एंट्री बनेगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट, उसका ट्रेड रिसीवेबल से ताल्लुक नहीं है। अब आगे चलते हैं, सही है? यस सर। अब आगे चलते, ये देखें यहाँ पे दिया हुआ भी है, द जर्नल एंट्री टू फॉर प्रोविजन टू क्रिएट, इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं, डिक्रीज होता है तो हम इनकम स्टेटमेंट को क्रेडिट करते हैं। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप लोगों को पता है क्या होता है? नो सर, कैन यू एक्सप्लेन? हाँ मैं बता देता हूँ। देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है दीज आर ओनली वन टाइम एक्सपेंसेस। अभी मैं सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूँ, ये मेरे वन टाइम एक्सपेंसेस होते हैं, ये बार बार इनकर नहीं हो रहे होते, ठीक है? और यूजुअली ये कब होते हैं? जब आप कोई नॉन करेंट एसेट परचेज कर रहे हो। जब भी मैं कोई नॉन करेंट एसेट परचेज कर रहा हूँ वो मेरे कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा, और इसको हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। वन ऑफ एक्सपेंस, जैसे मैंने इंस्टॉलेशन करा ली अपने डिलीवरी व्हीकल की, ये डिलीवरी चार्जेस पे किया। अब डिलीवरी चार्जेस जो मैं एसेट के पे करूंगा वो मैं एक ही दफा पे करूंगा ना, बार बार तो नहीं पे करूंगा। इंस्टॉलेशन हो गई, डिलीवरी चार्जेस हो गई, ये सारे आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर के पार्ट होंगे। वेयर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है डे टू डे रनिंग एक्सपेंसेस, जो रोजमर्रा के एक्सपेंसेस में पे कर रहा होता हूँ वो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएंगे। जो मैं हर रोज के एक्सपेंसेस पे कर रहा होता हूँ वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएंगे। जैसे मैंने बोला यार मेंटेनेंस करवाई, इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस, रेंट, ये सारे मेरे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बिकॉज ये बार बार इनकर हो। लेकिन मैं मशीनरी सिर्फ एक दफा परचेज करूंगा, मैं बार बार फ्रीक्वेंट बेसिस पे परचेज नहीं कर रहा, ठीक है? अब आगे चलते हैं। डेप्रिसिएशन तो खैर हमने कवर कर लिया। अच्छा, ये एक फॉर्मूला याद रख लें रीवैल्यूएशन मेथड का, ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। ओपनिंग वैल्यू एड परचेजेस लेस सोल्ड माइनस क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू, ये सब नेट बुक वैल्यू पे होगा। ओपनिंग भी नेट बुक वैल्यू पे होगा, क्लोजिंग भी नेट बुक वैल्यू पे होगा। ये सब कर देंगे तो आपको डेप्रिसिएशन का अमाउंट मिल जाएगा। अगर वो न्यूमेरिकल कोई आपको दे देता है इस तरह का, तो ऐसे हम कर सकते हैं। माजिया, ये क्लियर है? जी। अब ये सोचे ना, लॉजिकली सोचे तो भी समझ आएगा। वो क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे भाई ओपनिंग नेटवर्क वैल्यू मेरी इतनी थी और ये सारी एडजस्टमेंट्स हुई हैं, उसके बाद क्लोजिंग वैल्यू ये रह गई। तो जब क्लोजिंग वैल्यू ये रह गई है तो जो डिफरेंस होगा ना, मैं इसमें परचेजेस भी ऐड कर रहा हूँ, जो बेच रहा हूँ उसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। अब जो मेरी क्लोजिंग बची है वैल्यू, अब ये जो फाइनल जो वैल्यू होगी वो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा, क्योंकि क्लोजिंग वैल्यू तो मेरी कम ही होगी नेटवर्क वैल्यू। अब वो कम क्यों हो रही है, उसके रीजन क्या है? डेप्रिसिएशन। हम डेप्रिशिएट कर रहे हैं उस नॉन करेंट एसेट को। ये सारे रीजंस लिखे हुए हैं, ये भी एक दफा पढ़ लीजिएगा। कंट्रोल अकाउंट्स हमने डिस्कस अभी किए। एक होता है सेल्स लेजर, एक होता है सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, एक होता है परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। इसके एडवांटेजेस देख लीजिएगा। हेल्प्स टू प्रिवेंट फ्रॉड, डिटेक्ट एरर, क्विकली प्रोवाइड्स अ फिगर फॉर ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल्स। लिमिटेशन भी हैं। चलें आप क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अब इसके ना सारे क्वेश्चंस एक दफा अटेम्प्ट कर लेते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए अच्छी। अब बहुत गौर से सुनना। सही है। फर्स्ट क्वेश्चन देख, यहाँ पे क्या बात हो रही है? यहाँ पे वो बोल रहे हैं व्हिच टास्क इज अंडरटेकन बाय एन अकाउंटेंट। सी। ठीक है, सी आंसर होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस बताया है। मैंने कहा बुक कीपिंग होती है जब आप रिकॉर्ड करते हो ट्रांजैक्शंस को, यानी कि एक्सट्रैक्ट करना, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हो, जैसे इनकम स्टेटमेंट हो गई, बैलेंस शीट हो गई, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट, या फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये सब कब किया जाएगा? अकाउंटिंग के पार्ट में। बुक कीपिंग अलग चीज है, अकाउंटिंग अलग चीज है। अकाउंटेंट का काम होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं।
What are the advantages of information and communication technology in bookkeeping and accounting? ये आपको याद करना पड़ेगा, ये थ्योरी का पार्ट है और ये आपको याद करना पड़ेगा बेसिकली। इसमें क्या लॉजिक है? इसमें ये लॉजिक है कि भाई इनके क्या एडवांटेजेस होते हैं, मैं बता देता हूँ, लिख लें आप अपने पास। अकाउंट्स आर इंस्टेंटली अपडेटेड एंड न्यू बैलेंस कैलकुलेटेड आफ्टर ईच एंट्री, ये तीनों सही हैं। ये तीनों एडवांटेजेस होते हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के, और ये आपको याद करना पड़ेगा। एक्यूरेसी भी होता है, ठीक है, और टाइम पे भी काम हो जाता है, क्विकली और एक्यूरेटली काम हो जाता है, तो ये तीनों एडवांटेजेस होंगे। सही है, ठीक है बेटा, आगे बढ़ो जी। व्हाट डज नॉट रिड्यूस ओनर्स कैपिटल? इसके लिए एक बहुत अच्छी टेक्निक मैं बताता हूँ आपको। आप पता है क्या करें? हाँ, ये आंसर होगा, डिस्कस कर लेते हैं क्यों ये होगा। उसका रीजन है ये, मैं बताता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट माइनस लायबिलिटीज। जब तक एसेट और लायबिलिटीज पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होगा ना, तब तक आपके कैपिटल पे कोई भी डिफरेंस नहीं पड़ेगा, ना रिड्यूस होगा ना इंक्रीज होगा। अब वो यहाँ पे पहले वाले में बोल रहे हैं बिजनेस एक्सपेंसेस पेड यूजिंग पर्सनल चेक। मैं बिजनेस एक्सपेंसेस पे कर रहा हूं लेकिन अपने पर्सनल चेक से। तो माजिया मुझे एक बात बताएं, अगर मैं पर्सनल चेक से पे कर रहा हूं तो मेरे एसेट्स डिक्रीज होंगे? अगर मैं अपनी जेब से दे रहा हूं, बिजनेस के बैंक अकाउंट से नहीं दे रहा, नहीं होंगे। तो एसेट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लाइबिलिटीज में भी नहीं पड़ेगा, इसीलिए इसका आंसर ए होगा। याद रखो हमेशा एक बात, जब तक एसेट या लाइबिलिटीज पे कोई डिफरेंस ना पड़ रहा हो तब तक कैपिटल पे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो बोलता है यहीं पे कि बिजनेस एक्सपेंसेस पेड यूजिंग कैश अवेलेबल इन द बिजनेस, ठीक है, तो यानी कि मैं अपने बिजनेस का कैश इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मेरा कैश की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी, कैश इन हैंड मेरा कम हो जाएगा। जब कैश इन हैंड कम होगा तो कैपिटल भी डिक्रीज हो जाएगा। ऐसे ही है ना? क्यों? क्योंकि कैपिटल किसके बराबर होता है? एसेट माइनस लायबिलिटीज। अगर एसेट कम हो रहा है तो कैपिटल भी कम हो जाएगा। इस इक्वेशन को साथ लेके चलोगे, कभी भी गलत नहीं करोगे। अब आगे चलते हैं, इसलिए इसका आंसर ए होगा। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ पे वो बोल रहे हैं a statement of account issued to a customer on 31st March 2020 showed the following information। इनवॉइस हमें दी हुई है 260 की, ठीक है, यानी कि सेल्स हुई है 260 की। हमने क्रेडिट नोट इशू किया है, सेल्स रिटर्न। क्रेडिट नोट आप तब इशू करते हो जब सेल्स रिटर्न हो रही है। क्रेडिट नोट हमने इशू किया है $10 का, और कैश डिस्काउंट दिया गया है, यानी कि डिस्काउंट अलाउड जो हुआ है वो 5% है, हमने डिस्काउंट दिया 5%। तो मैंने क्या आपको बताया था? मैंने एक चीज बताई थी कि इसको सॉल्व करने के लिए या तो टी अकाउंट हम बना सकते हैं, वो भी सर हम बना ये के कर भी सकते हैं कर कि यार सकते हैं 260 मतलब 5% पे 247 माइनस 10, ये भी तो हो सकता है ना? 247 माइनस 10, हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक है, हम ऐसे भी डायरेक्टली कर सकते हैं। हाँ 260 मतलब 5% कर दें हम। लेकिन ऐसे ही ऐसे भी कर सकते हो, और इस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं कि 260 में से पहले क्रेडिट सेल्स माइनस करते हैं जो आपकी सेल्स रिटर्न हो रही है, फिर जो अमाउंट आएगा वो आप पेमेंट के लिए दोगे तो उसके ऊपर 5% अप्लाई कर दो, तो वो आपका क्या कहते हैं, डिस्काउंट अलाउड है, वो आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं ये बोल रहा हूँ हम ये कर देते हैं, 250 हमारे पास नेट सेल्स है हमारी, फिर इस नेट सेल्स पे वो कह रहे हैं हमने दिया था डिस्काउंट 5% का, जो 250 पे 5% डिस्काउंट देंगे तो 12.5 हो जाएगा। अब 250 को सब्ट्रैक्ट करें जब 12.5 से, तो आपके पास आएगा 237.50। सही है? So why are we minusing first the credit note? Shouldn't the cash discount be minus from the total? From बेटा मैंने the आपको एक बात बोली थी, नहीं देखिए मैंने आपको एक बात समझाई थी, देखिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट। सेल्स रिटर्न उसने पेमेंट से पहले कर दी होंगी, सही है? आप जब गुड्स कोई परचेज करती हैं उधार पे, और उसमें से कुछ गुड्स जो हैं वो आपने रिटर्न कर दिए, तो वो तो पहले आप सेल्स से निकाल दोगे, सेल जो क्रेडिट सेल्स है ना उसमें से वो अमाउंट पहले सब्ट्रैक्ट कर दोगे, फिर जो बचेगा अमाउंट वही आप पेमेंट करोगे ना एट एंड। ऐसे तो नहीं करोगे कि पहले आप बोलोगे मैं पेमेंट कर देती हूँ फिर मैं सेल्स रिटर्न करूंगी। discount, if it was a trade discount, then it would have been the total amount, the actual cost.
अगर ये नहीं होता तो फिर हम एक्चुअल कॉस्ट पे करते हैं, अगर सेल्स रिटर्न वो नहीं कर रहा होता, लेकिन यहाँ पे तो सेल्स रिटर्न हो रही है ना, क्रेडिट नोट तभी उसने इश्यू किया। लेकिन और वो सर यहाँ पे इसमें क्या भी तो बोल रहा है, आंसर वही आ रहा है। और एक चीज और आप देखें, यहाँ पे एक और चीज देखने वाली है, वो कह रहे हैं अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इशूड टू कस्टमर ऑन 31 मार्च 2020, यानी कि हमने 31 मार्च 2020 को ये एंट्रीज पास करी, हमने क्रेडिट सेल्स हमारी हुई थी 260 की, और उसी वक्त हमारी जो सेल्स रिटर्न हो रही थी ड्यूरिंग दैट पीरियड वो हो रही थी 10% $10 की। 31 मार्च 2020 को हमने पेमेंट कब की है, बताएं, कोई मुझे बताएगा पेमेंट कब की है मैंने? On Sir, what's the question? 12 क्वेश्चन अप्रैल नंबर 4, 12 अप्रैल 2019, ठीक है, जी 12 अप्रैल 2019, बल्कि नहीं ये ना डेट गलत लिखी हुई है, इसको सही कर दें, 12 अप्रैल 2019 नहीं है, ये 12 अप्रैल 2020 है, ये शायद मिसप्रिंट हो गया, ठीक है, इसको करेक्ट कर लें आप, 12 अप्रैल 2020 है ये, आपने पेमेंट करी है 12 अप्रैल 2020 को। अब पेमेंट मैं मार्च के बाद कर रहा हूँ, सही है, जब मैं पेमेंट मार्च के बाद कर रहा हूँ तो मैं किस पे लगाऊंगा कैश डिस्काउंट, जो मेरी नेट सेल्स हो रही होंगी, तो 260 में से मैंने 10 सब्ट्रैक्ट कर लिया, मेरे पास 250 आ गया, अब इस 250 पे मैं 5% का कैश डिस्काउंट दे दूंगा, बात समझ आई? जी महाम आपको भी क्लियर हुआ? yes sir. मोमल सर क्लियर हुआ, लेकिन इसके दो तरीके भी तो हो सकते हैं ना। नहीं हो सकते ना दो तरीके, नहीं लेकिन सर क्योंकि अगर सेल्स कैश रिटर्न वो पहले कर रहा है, आप ये देखो ना, वो सेल्स रिटर्न पहले कर रहा है, कैश पेमेंट वो बाद में कर रहा है, सेल्स रिटर्न वो कर रहा है 31 मार्च 2020 को, पेमेंट वो कर रहा है 12 अप्रैल 2020 को, फर्क है दोनों में, डिफरेंस है, मार्च पहले आता है फिर अप्रैल आता है, सही है बेटा? लेकिन सर जो मैंने किया था, मैंने डायरेक्टली 260 को मैंने 5% से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद फिर मैंने 247 को 10 से माइनस किया, तो मेरा आंसर सिर्फ 237 आ रहा था। 237 आ रहा था ना, 0.50 तो नहीं आ रहा था, नहीं तो गलत है ना, अगर ऑप्शन में 237 भी दे देता और 237.50 देता तो आप 237 मार्क करके आती, तो वो गलत हो जाता। हमेशा याद एक चीज रखो, पहले आप सेल्स में से सेल्स रिटर्न सब्ट्रैक्ट करोगे, क्योंकि सेल्स रिटर्न ड्यूरिंग दैट पीरियड किया जाता है, और जो पेमेंट की जाती है वो फाइनल वैल्यू पे की जाती है, जो कैश डिस्काउंट दिया जाता है वो फाइनल वैल्यू पे दिया जाता है। फिर भी अगर प्रॉब्लम हो रही है ना, तो इसका एक और तरीका बताता हूँ, अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा तो क्या करो, एक टी अकाउंट बना लो। टी अकाउंट कैसे बनेगा, ऐसे टी अकाउंट बना के कर लो, आप बोलो यहाँ पे सर मेरी सेल्स हुई थी, जो मेरी क्रेडिट सेल्स हुई थी वो 260 की थी, ठीक है सर, इसके बाद हमने क्या किया, मैंने कुछ रिटर्न्स कर दी थी, तो रिटर्न्स जब आप करेंगी तो वो डेबिट क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, क्योंकि सेल्स रिटर्न आपके ट्रेड रिसीवेबल्स को डिक्रीज करता है, तो 10 मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है, फिर मैंने क्या किया, जो मेरा अमाउंट बच गया था उसके ऊपर मैंने 5% कैश डिस्काउंट दे दिया, तो 250 आ गया। अब 250 पे हम देंगे अगर 5% का कैश डिस्काउंट, तो हमारे पास 12.5 आएगा, यानी कि डिस्काउंट अलाउड मेरा कितना आया है, 12.5, तो 12.5 आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर लोगे, 12.5, ठीक है जी, 12.5 यहाँ पे आ गया। अब आप इन सबको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 260 माइनस 10 माइनस 12.5, तो 237.50 आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है? Sir, but what if it was trade discount instead of cash discount? अगर ट्रेड डिस्काउंट होगा तो ये मेरे इनवॉइस की वैल्यू को कम कर देगा, ट्रेड डिस्काउंट में अलग से रिकॉर्ड नहीं करूंगा, अगर ट्रेड डिस्काउंट होता ना तो वो मेरी इनवॉइस की वैल्यू को कम कर देता, क्लियर है? मतलब अगर ट्रेड डिस्काउंट हो तो तुम इसको डायरेक्टली उससे क्या कहते हैं परसेंटेज निकाले थे 260 का ना। हाँ हाँ, 260 का हम डायरेक्ट परसेंटेज निकाल लेते, अगर फर्स्ट कर ले ट्रेड डिस्काउंट उधर है 10%, तो आप बोलेंगे 260 मल्टीप्लाई बाय 10%, तो 26 आ गया, तो 260 माइनस 26, आप बोलोगे मेरी क्रेडिट सेल्स हुई है 234 की, समझ आई बात? जी तो सर। सर अगर उसमें भी क्रेडिट नोट इशू किया हो तो
उसको माइनस करेंगे वो बाद में। फिर सेल्स रिटर्न होगा, हाँ वो तो सब्ट्रैक्ट होगा। ये पूछ रही है उसका क्या नाम है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का। ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है एट द टाइम ऑफ परचेजेस, कैश डिस्काउंट दिया जाता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट। जब आप पेमेंट कर रहे होते हो तो कैश डिस्काउंट दिया जाता है, जब मैं खरीद रहा होता हूँ सामान तो मुझे ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। आपको एक रीजन भी बताता हूँ ट्रेड डिस्काउंट का, बल्क बाइंग वगैरह पे, इकोनॉमीज ऑफ स्केल वगैरह पे दिया जाता है ट्रेड डिस्काउंट, ऐसे नहीं दिया जाता। जब आप खरीद रहे होते हो ना तो वो आपकी सेलिंग प्राइस को ही कम कर देता है, जो पर यूनिट प्राइस है वो उसी को ही डिक्रीज कर देगा, तो मैं उसको अलग से शो नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, जब मैं पेमेंट कर रहा हूँ और उस वक्त मुझे कैश डिस्काउंट दिया जाएगा, वो मेरे डिस्काउंट अलाउड में जाएगा। चलें अब आगे चलते हैं। अच्छा यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या बात हो रही है। वो कह रहा है अली परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम यास्मीन, हाउ डिड यास्मीन रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन। अब इसको मैं करने के लिए एमाजिया आप भी बड़े गौर से सुनना, अब इसको मैं करने के लिए पहले तो आइडेंटिफाई करूंगा कि कौन खरीद रहा है कौन बेच रहा है। अली परचेज कर रहा है, किससे खरीद रहा है, यास्मीन से, यानी कि यास्मीन बेचने वाली है और अली खरीदने वाला है। ठीक है, तो यास्मीन इसको कैसे रिकॉर्ड करेगी, यास्मीन बोलेगी उसके लिए तो सेल्स हो रही है, और क्योंकि अली उससे क्रेडिट पे परचेज कर रहा है, अली उससे क्रेडिट पे खरीद रहे, तो मैं बोलूंगा ये मेरी क्रेडिट सेल्स हो रही है यास्मीन के लिए, यास्मीन के लिए ये क्रेडिट सेल्स हैं, और यास्मीन इसको रिकॉर्ड करेगी सेल्स जर्नल में। सेल्स जर्नल में यास्मीन इसको रिकॉर्ड करेगी, और सेल्स की क्या एंट्री पास करेगी, वो पास कर देगी ट्रेड रिसीवेबल या अली डेबिट और सेल्स क्रेडिट। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? सर लेकिन हम सर ये भी तो हो सकता है ना कि अगर हम सेल्स में क्रेडिट कर रहे हैं और अली डेबिट कर दें। अली तो डेबिट ही कर रहा हूँ ना मैं, अली डेबिट कर रहा हूँ और सेल्स क्रेडिट कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने इसमें बताऊं सी में आंसर मैंने वो कर दिया था, सी कर दिया था आंसर गलत है ना, मैंने। सी नहीं होगा ना, क्योंकि सेल्स की नेचर तो बेटा क्रेडिट होती है ना, जब सेल्स हो रही होती है तो हम उसको रेवेन्यू क्रेडिट ना। साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू एक ही चीज होती है। अच्छा अच्छा। इसमें कंफ्यूज नहीं हो, सेल्स हो रेवेन्यू हो दोनों एक ही चीज है। अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि ट्रेड रिसीवेबल्स मेरे बढ़ रहे हैं क्योंकि उसने अली से पैसे रिसीव करने हैं, अली उसका ट्रेड रिसीवेबल है, तो अली डेबिट हो जाएगा और सेल्स क्रेडिट हो जाएगा। और सेल्स जर्नल में इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि यास्मीन के लिए सेल्स है, वो अली परचेजेस कर रहा है, यास्मीन बेच रही है, तो यास्मीन इसको रिकॉर्ड करेगी सेल्स जर्नल में। हाँ, अली क्योंकि उधार पे खरीद रहे, अली रिकॉर्ड करेगा परचेज जर्नल में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है वो देख लेते हैं। Suzy owed $200 for goods supplied by Mendy. Suzy paid the amount owing by check after deducting cash discount of $10. Which entry would Suzy make in Mendy's account to record this transaction? अब ये बोल रहा है कि कौन सी एंट्री सूजी बनाएगी मेंडी के अकाउंट में, और सूजी ओ करती थी 200। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं हम इसकी क्या एंट्री पास करेंगे। हम इसकी एंट्री पास कर देंगे, हम बोल देंगे कि उसको 200 ओ करती थी, फिर सूजी ने पे कर लिया कितना, अमाउंट ओइंग बाय चेक आफ्टर अ कैश डिस्काउंट ऑफ $10, आफ्टर अ कैश डिस्काउंट ऑफ $10। तो कौन सी एंट्री पास की जाएगी मेंडीज के अकाउंट में, मेंडीज के अकाउंट में प्रिपेयर किया जाएगा बैंक डेबिट $190 और डिस्काउंट डेबिट 10। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? सर कैसे? क्योंकि कौन प्रिपेयर कर रहा है, सूजी। ये मुझे बताएं, प्रिपेयर कौन कर रहा है? सूजी। सूजी प्रिपेयर कर रही है। सूजी ओ कितना करती थी? अच्छा नहीं सूजी सही से सूजी प्रिपेयर कर रही है ना, 200 ओ करता था, सही है, जिसपे उसको $10 का डिस्काउंट मिल गया, यानी कि पेमेंट कितनी की गई होगी? 190। ठीक है, सप्लाई कौन कर रहा है? मेंडी सप्लाई कर रहा है। जब वो ये अकाउंट उसका प्रिपेयर करेगी तो वो एंट्री पास कर देगी, वो बोलेगी भाई बैंक बैलेंस बढ़ गया मेरा 190 से, और क्योंकि डिस्काउंट में दे रही हूँ तो $10 से डिस्काउंट अलाउड आपका हो जाएगा। डिस्काउंट अलाउड तो मेरा एक्सपेंस होता है ना, डिस्काउंट रिसीट थोड़ी है। सूजी ने पे कर दिया है मेंडी को उसमें। सूजी ने पे कर दिया है मेंडी को, तो मेंडी के अकाउंट में वो प्रिपेयर कर रही है, तो उसका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा 190 से और डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा $10। ठीक है बेटा? जी सर। सर जी बेटा।
Sir, but then how can bank debit कैसे हो रहा है? क्योंकि the बैंक money डेबिट is इसलिए हो रहा है क्योंकि बेटा वो अमाउंट रिसीव कर रही है ना, अमाउंट रिसीव कर रही है, प्लस कैश डिस्काउंट दिया जा रहा है आपको no $10 sir, का, she's तो जो कैश giving डिस्काउंट दे the रहे हैं सर आप मैंडी का बना रहे हैं, सूजी का बना रहे हैं? हम मेंडी Sir, का बना रहे हैं बेटा। मैंडी का, अच्छा सही है फिर। ये देखिए ना, मेक इन मेंडीज अकाउंट। सही। माजिया सही है। जी सर। अब जैसे ये फू का अकाउंट है, अब फू के अकाउंट में वो बोल रहे हैं कि भाई चैन जो है उसको पहले ओ करता था फू तो ये को आपने करवाया था $100। क्लास में। हाँ ये डिस्कस भी किया था, थ्री चैन पहले आपने। ओ करता था, इसको $100, फिर इसने पेमेंट कर दी और इसने परचेजेस भी करी हैं, परचेजेस भी करी हैं फू से 250 की, लेकिन फिर पेमेंट कर दी 100। यानी कि इसका सी आंसर होगा चैन ने पे किया फू को $100, क्योंकि चैन ने इससे परचेजेस करी। चैन ने, अब देखो यहाँ पे भी मैं इसका अकाउंट बना रहा हूँ, इधर भी बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है, तो चैन ने इसको परचेजेस करी थी 250 की। अब वो कह रहे हैं कि यार उसने पेमेंट कर दी $100 की, तो कितना रह गया? 250 रह गया। अब सी अगर आप पार्ट में देखो तो आपको पता चलेगा कि चैन पेड फू $100 बाय चेक, तभी वो बैंक अकाउंट में वहां पे इसका डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो रहा है ना। अच्छा एक इसको करने का तरीका और बताता हूँ, पता है इसको कैसे किया करो? यहाँ पे ना ऊपर लिख दिया करो, क्योंकि परचेजेस वो कर रहे हैं, चैन परचेजेस कर रहे हैं ना इन द लेजर ऑफ चैन, तो यानी कि ये ट्रेड पेबल्स का अकाउंट है, चैन पे कर रहा होगा। अब चैन जब पे कर रहा होगा तो हमने बोला भाई पहले बैलेंस वो करता था, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइड है और यहाँ पे नेगेटिव साइड है, पहले वो करता था 100, तो यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया। who's the supplier, who's the मैं समझा देता हूँ। सप्लायर जो है ना बेटा, सप्लायर आपका फू है, ठीक है, और खरीदने वाला चैन है, चैन इज दी परचेजर। चैन ने परचेजेस करी हैं, क्योंकि चैन ने परचेजेस करी हैं क्योंकि हम यहाँ पे बोल रहे हैं ना इन द लेजर ऑफ चैन, किसके लेजर में प्रिपेयर किया जा रहा है? चैन के। तो चैन ने परचेजेस करी है 250 की, पहले वो ओ करता था 100, और ओ करता था तो वो लाइबिलिटी है, तो 100 यहाँ पे आ गया, फिर जो परचेजेस करी है उसने 250 वो यहाँ पे आ गया, फिर उसने पेमेंट कर दिया मगर $100 की। डेबिट साइड पे नहीं रिकॉर्ड होती? नहीं बेटा, क्रेडिट परचेजेस आपकी क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होती हैं, क्योंकि क्रेडिट परचेजेस आपके ट्रेड पेबल्स को इंक्रीज करती हैं। समझ आई बात? क्रेडिट परचेजेस जब आप करेंगी तो आप पेमेंट बाद में करेंगी ना, फौरन तो नहीं कर रही पेमेंट, पेमेंट आप बाद में जाके करेंगी, तो आपके ट्रेड पेबल्स को बढ़ाता है, ट्रेड पेबल्स को इंक्रीज करता है, इसीलिए क्रेडिट परचेजेस मैंने क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया। अब यहाँ पे उसने पेमेंट कर दी फू को $100 की, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रिकॉर्ड किया, तो यहाँ पे आ गया ऑन 28 मार्च चैन पेड फू $100 बाय चेक, इसलिए सी आंसर होगा। ये मीटिंग एंड होने वाली है, दूसरी मीटिंग स्टार्ट कर।